गुनाहों का देवता पार्ट 7। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फास्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे हुए कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे का पीलापन अभी भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे। और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो, जैसे वह जगमग सितारे जिसे देखकर किट्स ने अपनी आखिरी सानेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि वही गुलाब को तोड़े जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर सवार ना हो जाए। लेकिन बर्टी कुछ नहीं बोला। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चले। और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत से इधर हट गई। अब वह उनकी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था, इधर धीरे धीरे हट गया और इधर वह यह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह जॉर्जेट को प्यार करती थी। इसीलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह कैसे हुआ? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ना छूटेगा। चंदर ने कहा। नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन तक बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो, अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर शॉर्टेज के साथ जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वो रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं जॉर्जेट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है।
आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की कि बातें करूँगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं, और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं जानती हूँ कि उन पर बातचीत करने अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई, उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं, और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी कि आज सिनेमा देखने जाऊँ। कार है साथ में? अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बाल, डांस, सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटता हॉल के अंदर। लेकिन चलो देखें, अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली। पर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा, अभी नहीं, भूलकर भी नहीं, कभी नहीं। तुमने मुझे क्या समझाया? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह जॉर्जेट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह जॉर्जेट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और नहीं, कौन जानता है, मैं नफरत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ, ओह। और वह सिर थामकर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की, लाओ आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिजेक्ट के सामने जा पहुंची। चित्र था, सेनामी हेयर शो डांस्ड, जहां वह नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सलामी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था, हेरात। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सलामी, जो बहुत सुंदर थी
और बहुत अच्छा नाचती थी। हैरात उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हैरात ने सेलामी से कहा कि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैरात वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब वह चित्र बहुत ही अच्छा होगा। उसने सोचा, सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हैरात मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हैरात अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वो अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा, चंद्र बोला। हाँ हाँ ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है, यह अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर ना करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो तो मैं तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर मुड़कर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी गई है? सुधा की ही है ना। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी
विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ, लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी ही होती है। चंदर बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए, लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज़्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबिल की सलामी की कहानी नहीं थी। वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आते ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, आपकी बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चलें? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदन का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देती। चंदर के बदन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी और शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लेन के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा, रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचाव बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिककर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ी थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उसने देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस के साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो
संग निभ जाता है। सहसा उनकी आवाज में जाने क्या झलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली वह, बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्त्र को निकपट लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गईं। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। उसने जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा, जैसे एक विगह शिशु घबराकर अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों, पता नहीं क्यों। यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर वह उसकी तबीयत घुटने लगती थी तो वह उठ बैठता था। उस रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजीब सी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठता था। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर देती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा विनती रो रही है और इतना विलक विलक कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लूटी हुई सी मालूम पड़ती थी। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथ पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी के सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं।
जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि विनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी, कुछ बोली नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों से स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैर के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए, सुधा बोली। कहो, कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल, सुधी, चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैकफर्शियन झील गए और वहाँ पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेक बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। यह तो अच्छा ही है। ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो, ये संबंधों में ना आए, उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास इतने हो? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक ठीक तो है। उसने बता दिया तुम्हें कि कितना अंतर होना चाहिए। समझ गए? तुम लालची आदमी, चाहते होगे यह भी अंतर ना रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी, होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली। तुम तो मजाक करने लगी, चंदर बोला। सुधा फिर चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा, तुम कभी हम पर विश्वास ना हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो? अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने अपने दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा। नहीं सुधा, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा, यह कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है। मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा,
लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें? और उसका हाथ होठों तक ले गई और चंदर कांप गया। आज सुधा को यह क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूंकने वालों की तरह सुधा ने फूंककर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी की स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू। विंती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। विंती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है। झेपती कहाँ हूँ? विंती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवाइन जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। विंती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। विंती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में जाके न रोने लगे। सुन विंती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतावली में रपट ना कर दें। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत कराना है, चंदर ने कहा। अब मैं निडर हूँ। कहो विंती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? विंती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझे? हाथ पटककर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। विसरिया रोज सुधा और विंती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और विंती दोनों ही का इम्तिहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। विंती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साहिबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। योग का अधपड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा-गोदी कर रही है। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माबदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम।
चंदन ने हाथ बढ़ाकर चोटी झपट दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता। चंदर, सुधा बिगड़कर बोली। तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो तुम बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है, कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोजने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप? जरा देखें तो। चंदन ने किताब खींच ली। टाचिंग की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदन ने सुधा की बांह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की। चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप बैठी और उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे और क्या। आहा कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से में लाल हो गया होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदन कपूर। हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदन हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदन ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा, चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है। पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा, चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबाकर रखा करो। तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदन ने थीसिस खत्म की है? जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकालकर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवाकर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई। पीछे पीछे चंदर सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची तो लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस 1 विनती का स्वेटर, 1 हमारा सॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से सॉल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इस्तेमाल करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरनी आएंगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदन ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई थी विनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी। वो पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदन ने पूछा। विसुद्धि का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ विसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दे, अब तो खत्म हुई थीसिस।
अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा, तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन पर पहनकर फोटो खिंचवाएंगे। सुधा मचलकर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। आओ विंती जी को बुला लाओ, चंदर ने कहा। विंती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, विंती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर विंती ने मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, विंती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। विंती चली गई और बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी कहती है यह, तुम एक बार कह रही थी, चंदन ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी। उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए। आगे आगे विंती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कभी बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं। साथ ही चंदर ने पूछा। सुधा और विंती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन विंती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, जो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगी। चंदर और विंती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया, अर्थ लिखने का। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठाऊं तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही, तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ ही अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, अब वह बस्ती कॉलेज का
प्रिंसिपल है, एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एक्टिविटी ब्यूटिक है, और एक तुम्हारा सहपाठी जो जो हमने सुना है असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, विनती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो विनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग का भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो विनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो विनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों विनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। विनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे विनती, हमारी है या सुधा की है? विनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला विनती को दे दिया तो विनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी, ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से विनती को थपथपाते हुए कहा, अब हम तस्तरियां धोकर रख दें? और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। विनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर विनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो हाँ, ऐसे ही। विनती ने फिर झेपकर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। विनती देखने सुनने में बहुत बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाब के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डाले। झेपती थी कि मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और विनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी, और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल की छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल से छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा विनती की आंख देखो। इस वक्त अभी आई। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। विनती बोली, हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? तुम बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे, तभी ना। अब अपने ससुराल में बोलना, वही तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं करते, जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी यहाँ अभी तो तय ही नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो उनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा, एक बात कहें, मानिएगा। विनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली, क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। विनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। विनती बोली, नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो,
ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया रसगुल्ले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा भी दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है, और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। विनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। विनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। विनती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राजदुलारी अब रोना मत। ये अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे। बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ मुंह धोआओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वो बहुत दुखी है और बहुत कद्र करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली। उनके पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह नहीं करूंगी। तुम इस फेरे में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में विनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और विनती को पकड़ लाई और ढकेलकर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इससे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपट मारकर कहा। विनती का मुंह अपनी हथेलियों से लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंख में आंख डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया।